जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। और आज हम लोग करने वाले हैं 18th और 19th जनवरी 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना, मिस मत करना। और जितना ज़्यादा हो सके ना क्लास को शेयर करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। तो चलो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए स्टार्ट करेंगे, और ये है आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने पर किन यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, देखो, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, फिनलैंड। ये सारे देशों पर है ना इसने 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। तो आंसर हमारा ए और बी दोनों हो जाएगा यहाँ पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड टैरिफ के दायरे में आएंगे। इन पर 1 फरवरी से टैरिफ लागू होगा, और चेतावनी दी है कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के साथ कोई समझौता नहीं होता है तो 1 जून से ये टैरिफ बढ़ जाएगा, और कितना हो जाएगा? 25%। पूरे इकोनॉमी का सत्यानाश। ट्रंप ने लिखा है कि हमने कई वर्षों तक डेनमार्क, यूरोपीय यूनियन के सभी देशों और कुछ और देशों को सब्सिडी दी है। हमने उनसे टैरिफ या किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया। अब सदियों बाद टाइम आ गया है कि डेनमार्क बदले में कुछ लौटाए, क्योंकि अब विश्व शांति दांव पर है। और कहा है कि चीन और रूस ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं, और डेनमार्क इसे चाहे भी तो नहीं रोक सकता है। फिलहाल वहां सुरक्षा के नाम पर सिर्फ 2 डॉग स्लेज हैं। इस खेल में क्या होता है, ये कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली 2 बर्फीली गाड़ियां होती है, ठीक है। तो इस खेल में सिर्फ अमेरिका ही कामयाब तरीके से दखल दे सकता है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका 150 सालों से ग्रीनलैंड खरीदने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को गोल्डन डोम नामक बड़े रक्षा प्रोजेक्ट के लिए भी अहम बताया। गोल्डन डोम अमेरिका का मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट है। गोल्डन डोम का मकसद चीन, रूस जैसे देशों से आने वाले खतरे से अमेरिका को बचाना है। ट्रंप ने यह भी कहा कि रूसी और चीनी जहाजों की मौजूदगी के कारण ग्रीनलैंड अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये भी बोला कि सिर्फ संधि से काम नहीं चलेगा, पूरा कंट्रोल चाहिए इनको, ठीक है। ग्रीनलैंड पर चर्चा के लिए एक संयुक्त वर्किंग ग्रुप बनाने पर सहमति जताई, जिसकी बैठकें आने वाले हफ्तों में होंगी। अब क्या है ना कि फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड और ब्रिटेन ग्रीनलैंड में एक निगरानी मिशन के तहत सीमित संख्या में सैनिक भेज रहे हैं। जर्मन विदेश मंत्रालय 13 लोगों की एक टीम भेजेगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने कहा कि डेनमार्क के कहने पर स्वीडिश आर्म फोर्स के कई अधिकारियों को एक सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए ग्रीनलैंड भेजा गया है। नाटो से भी बातचीत चल रही है। अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर नाटो से भी बातचीत कर रहा है। ट्रंप कह चुके हैं कि नाटो को अमेरिका का साथ देना चाहिए। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर कंट्रोल नहीं किया तो रूस या चीन वहां अपना असर बढ़ा सकते हैं, जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। दूसरी ओर कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने 16 जनवरी को कहा कि ग्रीनलैंड के मालिकाना हक का फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। नाटो देश होने के नाते ग्रीनलैंड की तरफ हमारी जिम्मेदारी है। अमेरिकी संसद का 11 संसदीय प्रतिनिधि मंडल ग्रीनलैंड के दौरे पर था। प्रतिनिधि मंडल ने ग्रीनलैंड के सांसदों के अलावा डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक निल्सन से मुलाकात की। टीम का मकसद क्या था? स्थानीय लोगों की बात सुनना और वॉशिंगटन में तनाव कम करना। अमेरिकी सीनेटर मार्कोवेस्की ने ग्रीनलैंड को जबरन लेने के खिलाफ संसद में एक बिल पेश किया है। वहीं एक रिपब्लिकन सांसद ने ग्रीनलैंड को जोड़ने के पक्ष में दूसरा बिल पेश किया है।
ट्रंप के विशेष दूत जेफ लेंफी ने फॉक्स न्यूज को बताया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के नेताओं से सीधे बात करनी चाहिए, न कि डेनमार्क से। 14 जनवरी 2026 को डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन और ग्रीनलैंड के विदेश मंत्री विवियन मोर्सफ्लैट ने व्हाइट हाउस में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की थी। ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की बात जो है ना 2019 से ही कर रहा है। ग्रीनलैंड और अमेरिका दोनों ही नाटो देश है। कानून के मुताबिक एक नाटो देश दूसरे नाटो देश पर कानूनी रूप से कब्जा नहीं कर सकता है। ये पूरी तरह से इलीगल है, अवैध है और नाटो संधि के खिलाफ भी होगा। नाटो का आर्टिकल 5 कहता है कि एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला है और कोई बाहरी दुश्मन हमला करे तो सभी सदस्य क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। ठीक है। ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 2009 से सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत ग्रीनलैंड के लोग रेफरेंडम करके स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए डेनिश संसद की भी मंजूरी जरूरी है। अभी 85% लोग जो है ना अमेरिकी कब्जे के विरोध में हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे एक बार। वर्ष 2025 में एक सर्वे में 85% लोगों ने अमेरिकी कब्जे का विरोध किया है। 1951 का छोटा रक्षा समझौता 2004 में अपडेट किया गया था, जिसमें ग्रीनलैंड की सेमी ऑटोनॉमस सरकार को शामिल किया गया ताकि अमेरिकी सैन्य गतिविधियां स्थानीय लोगों को प्रभावित ना करे, इफेक्ट ना करे। इस समझौते की शुरुआत जो है ना दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पे हुई थी। उस टाइम डेनमार्क नाजी कब्जे में था और उसके वॉशिंगटन दूत ने अमेरिका के साथ ग्रीनलैंड के लिए रक्षा समझौता किया। उन्हें डर था कि नाजी ग्रीनलैंड को अमेरिका पर हमला करने के लिए यूज कर सकते हैं। उस टाइम पर अमेरिकी सैनिकों ने द्वीप पर कई बेस बनाए और जर्मनों को हटाया वहां से। युद्ध के बाद अमेरिका ने कुछ बेस अपने पास रखे, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने पर ज्यादातर बंद कर दिए गए। अब अमेरिका के पास सिर्फ पिटूफिक स्पेस बेस बचा है जो मिसाइल ट्रैकिंग करता है। डेनमार्क की भी वहां हल्की मौजूदगी है। ग्रीनलैंड क्यों चाहता है ट्रम्प? सबसे पहला और सबसे बड़ा रीजन है कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है ग्रीनलैंड में लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और यूरेनियम जैसे खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये खनिज आज की आधुनिक दुनिया की रीढ़ है। इन्हीं से इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्मार्टफोन, सैटेलाइट, मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी टेक्नोलॉजी रेडी होती है। वर्तमान में इन खनिजों की सप्लाई पर चीन का वर्चस्व है। अमेरिका इस निर्भरता को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ट्रंप ग्रीनलैंड को एक ऐसे विकल्प के रूप में देखते थे जिससे अमेरिका चीन पर अपनी निर्भरता कम कर सके। दूसरा जो है इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आर्कटिक क्षेत्र की रणनीति। ग्रीनलैंड आर्कटिक इस सर्कल में स्थित है और जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ बर्फ तेजी से पिघल रही है। तो इसका परिणाम क्या है कि नए समुद्री मार्ग खुल रहे हैं जो एशिया और यूरोप के बीच व्यापार को तेज और सस्ता बना सकता है। जो देश इन आर्कटिक समुद्र मार्गों पर नियंत्रण रखेगा उसे भविष्य के वैश्विक व्यापार में बढ़त मिलेगी। अमेरिका नहीं चाहता कि इस क्षेत्र में रूस और चीन का दबदबा बढ़े। तीसरा रीजन क्या है? सैन्य और सुरक्षा का महत्व। ग्रीनलैंड में अमेरिका का पहले से ही खुले स्पेस बेस जो है वो मौजूद है। ये बेस मिसाइल डिफेंस, सैटेलाइट निगरानी और रूस की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शीत युद्ध के टाइम से ही ग्रीनलैंड अमेरिका की उत्तरी सुरक्षा रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। ट्रंप प्रशासन इसे और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता है। चौथा रीजन क्या है? चीन की बढ़ती मौजूदगी को रोकना। हाल के वर्षों में चीन ने ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट, बंदरगाह और खनन परियोजनाओं में निवेश की रुचि दिखाई थी। अमेरिका को डर था कि आर्थिक निवेश के जरिए चीन वहां रणनीतिक पकड़ बना सकता है। ट्रंप का नजरिया साफ था, अगर अमेरिका पीछे रहा तो चीन आगे निकल जाएगा। और लास्ट में इसमें ट्रंप की डील मेकिंग रणनीति भी शामिल थी। अमेरिका ने अतीत में लुइसियाना और अलास्का जैसे बड़े भूभाग खरीदकर अपने प्रभाव का विस्तार किया है। ट्रंप खुद को एक बड़ा
सौदा करने वाला नेता साबित करना चाहते थे, और ग्रीनलैंड का मुद्दा इसी सोच का एक विस्तार मान सकते हो इसे। तो ये जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, याद रखना, और जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो एक दो बार इसको पढ़ ही लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। पीटी के लिए तो काम आएगा ही आएगा, अगर मेंस में क्वेश्चन बन गए तो उसमें भी काम आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के सतर्कता आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, और एएस राजीव व प्रवीण सतर्कता आयुक्त हैं। पूर्व भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी प्रवीण 16 जनवरी 2026 को शपथ ली। उनकी नियुक्ति 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक रहेंगी, जो भी पहले हो जाए। अगर 4 साल पहले हो गया तो 4 साल वाला, अगर 65 ईयर्स पहले हो गया तो वो बोला। वो केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे। प्रवीण 91 बैच के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। सीबीसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि क्या है ये भारत की स्वतंत्र और वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार पर रोक, जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ईमानदार अधिकारियों की सुरक्षा करना, सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ाना। इसकी स्थापना के बारे में बात करें ना तो संतोषम समिति 1962 की सिफारिश पर 1964 में एक कार्यकारी प्रस्ताव के जरिए स्थापना हुई थी। बाद में 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के जरिए इसे वैधानिक दर्जा मिला था। सीवीसी में कुल 3 सदस्य होते हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त। नियुक्ति कैसे होती है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है, लेकिन सिफारिश करता है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता की जो कमेटी होती है वो। कार्यकाल 4 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक। हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? तो सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी होती है, सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा विशेष प्रक्रिया से ही हटाई जा सकती है इसको। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब जो पॉलिटी के बच्चे होंगे ना वो समझ गए होंगे कि कैसे हटाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। एलेक्ट्रॉनिक मार्गेरियन मेमोरियल खिताब 2026 जीतकर भारत के 92 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? करेक्ट आंसर बन जाएगा आर्यन वार्ष्णेय। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। ये देख लो, 15 जनवरी 2026 को शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जो है इन्होंने हासिल किया है। वो दिल्ली के रहने वाले हैं, और 7 साल की उम्र में पिता से शतरंज खेलना सीखना स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। ये कुछ लिस्ट है ग्रैंड मास्टर्स की, तो देख लो एक बार, इसको पढ़ लेना 2-4 बार जब आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करोगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्रैंड मास्टर क्या है ये हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ग्रैंड मास्टर विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। विश्व चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा प्राप्त की जाने वाली सर्वोच्च उपाधि है। ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं? ग्रैंड मास्टर बनने के लिए किसी भी पुरुष शतरंज खिलाड़ी को 2 जरूरी शर्तें जो है वो पूरी करनी होती है। पहला, उसकी रेटिंग 2500 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और दूसरी, उसे अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में 3 बार ग्रैंड मास्टर स्तर का प्रदर्शन करना पड़ेगा, जिसे नॉर्म भी कहा जाता है। भारत के पहले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो विश्वनाथन आनंद। इन्होंने 1988 में खिताब जीता था, और वो 5 बार के विश्व चैंपियन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। किस दक्षिण राज्य में महामाघ उत्सव आयोजित हुआ, जिसे दक्षिण भारत का पहला कुंभ कहा गया? इसका करेक्ट आंसर बच जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल के मल्लपुरम जिले में मात्र 37,000 की आबादी वाला कस्बा तिरुनावाया में ये कुंभ शुरू हुआ, जो 3 फरवरी तक चलेगा। ये महामाघ उत्सव का बड़ा रूप है। विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले केरल में इतने बड़े पैमाने पर हिंदू धार्मिक आयोजन का होना अपने आप में बहुत बड़ा संकेत देता है। यही रीजन है कि तिरुनावाया को अब साउथ का प्रयागराज कहा जा रहा है। जूना अखाड़ा केरल की भारतीय धर्म प्रचार सभा इस महामाघ उत्सव के आयोजक हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आनंद वनम भारती ने बताया कि
तिरुनावाया में महामाघ उत्सव की परंपरा 259 साल से बंद थी। हमने इसे कुंभ के रूप में पुनर्जागृत किया। पहले कुंभ के लिए स्थानीय लोग राज्य सरकार से मदद न मांगकर खुद खर्च उठा रहे हैं। जिस तरह से उत्तर में प्रयाग तर्पण और कुंभ का केंद्र है, वैसे ही दक्षिण में तिरुनावाया है। काशी से आए 12 ब्राह्मण रोज शाम को नीला नदी की आरती करेंगे। जिस तरह से उत्तर के कुंभ की शुरुआत में पेशवाई निकलती है, ठीक वैसे ही इस कुंभ में रथ यात्रा निकलेगी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु से होगी, जो 22 जनवरी को तिरुनावाया पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस राज्य और उसके जिले में दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी, बिहार के मोतिहारी में स्थापित किया जाएगा। यही है। बिहार के मोतिहारी के कैथवलिया स्थित विराट रामायण मंदिर में ग्रेनाइट से बने 200 टन के शिवलिंग की स्थापना की गई। इसके बाद सहस्त्रलिंगम शिवलिंग की स्थापना हुई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पहुंचे। मान्यता है कि श्री राम जनकपुर में राम केसरिया के रास्ते अरेराज होते अयोध्या गमन किए थे। अरेराज सोमेश्वर नाथ मंदिर में माता सीता के साथ श्री राम ने पूजा अर्चना भी की थी। उसी जगह पर ये शिवलिंग जो है स्थापित किए गए। 17 जनवरी को क्या गया, क्यों चुना गया? 17 जनवरी को माघ कृष्ण चतुर्दशी की तिथि है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी और भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा हुई थी। इस दिन का महत्व शिवरात्रि के समान माना जाता है, इसलिए स्थापना के लिए ये दिन चुना गया है। बिहार के बारे में बात करें तो राजधानी पटना, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सीएम जो है नीतीश कुमार। और पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल जो है इसके पड़ोसी राज्य हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के नेतृत्व में आयोजित नौसैनिक अभ्यास में भारत शामिल नहीं हुआ, जिसमें ब्रिक्स देशों के सदस्य ने हिस्सेदारी की? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। 17 जनवरी 2026 को दक्षिण अफ्रीका के जल क्षेत्र में आयोजित अभ्यास में चीन, रूस, ईरान, मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देशों की नौसेनाओं ने भाग लिया। भारत वर्तमान में ब्रिक्स का अध्यक्ष है। सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर ईरान की कार्रवाई के जवाब में देश पर संभवित सैन्य हमलों को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक सप्ताह तक चलने वाला ये सैन्य अभ्यास हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम ये स्पष्ट करते हैं कि विचाराधीन अभ्यास दक्षिण अफ्रीका की पहल थी, जिसमें कुछ ब्रिक्स सदस्यों ने भाग लिया। और भी कहा उन्होंने कि ये कोई नियमित या संस्थागत ब्रिक्स गतिविधि नहीं थी और ना ही इसमें सभी ब्रिक्स सदस्यों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा विजेंदर सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। यही है, देख लो, विजेंदर सिंह भारत के पहले ओलंपिक मुक्केबाज हैं जिनके पास एमेच्योर और पेशेवर मुक्केबाजी दोनों में खेल के सर्वोच्च स्तर पर खेलने का लगभग 2 दशकों का अनुभव है। एशियाई मुक्केबाजी परिषद क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे तो ये पूरे क्षेत्र में खेल के प्रतिस्पर्धी और विकास ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विजेंदर भारत की सबसे प्रसिद्ध खेल हस्तियों में से एक है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में ऐतिहासिक कांस्य पदक तथा राष्ट्रीय मंडल और एशियाई खेलों में कई पदक जीते हैं। इन्होंने बाद में पेशेवर मुक्केबाजी में भी अच्छी सफलता हासिल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? करेक्ट आंसर बन जाएगा 11 जनवरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का करेक्ट आंसर लग जाएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को हो गया था। उस वक्त वे उज्बेकिस्तान के ताशकंद में पाकिस्तान के साथ समझौता के सिलसिले में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, लोकपाल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा 16 जनवरी के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लग जाएगा हम लोगों का करेक्ट आंसर।
16 जनवरी 2014 को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा 3 के लागू होने के साथ भारत के लोकपाल की स्थापना हुई थी। समारोह में भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। लोकपाल क्या होता है? लोकपाल एक एंटी करप्शन संवैधानिक संस्था है। इस संस्था के अध्यक्ष को बोलचाल में लोकपाल ही कहा जाता है। पहले अध्यक्ष जस्टिस पिनाक चंद्र घोष और अभी करंट वर्तमान में जस्टिस एएम खानविलकर। लोकपाल के काम और उसकी पावर क्या होते हैं? तो लोकपाल के क्षेत्र अधिकार में प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, ग्रेड ए बी सी डी अफसर आते हैं। इसके अलावा लोकपाल किसी बोर्ड, कॉरपोरेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट या स्वायत्त संस्था के चेयरपर्सन, सदस्य, अफसरों और डायरेक्टर्स की भी जांच कर सकता है। ये पावर्स होते हैं इनके। लोकपाल केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप की जांच करने के लिए एक शीर्ष निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया है? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल ने ऐसा किया है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने 14 जनवरी 2026 को कहा कि वो 7 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और संबंधित निकायों से हट रहे हैं। मंत्रालय का कहना है कि इन संस्थाओं में इजराइल के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और बार बार उसे निशाना बनाया। कुछ संस्थाएं हैं जिनसे पहले ही रिश्ते जो है वो तोड़ दिए गए थे, जिनमें कुछ ये है इम्पोर्टेंट है। बच्चों और सशक्त संघर्ष पर यूएन वुमेन हो गया, यूएन सी टीएडी हो गया, ईएससीडब्ल्यू हो गया, है ना। तो इसका पीडीएफ से तुम लोग पढ़ लेना एक बार अच्छे से इसको, एक दो बार। इसराइल के बारे में बात करें, राजधानी तो यरूशलेम हो जाएगा, राष्ट्रपति इसहाक बूजी हरजोग हो जाएगा, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, मुद्रा नई शेकेल और भाषा हिब्रू हो जाएगा। पड़ोसी राज्य के बारे में बात करें तो हम लोग पड़ोसी राज्य यहाँ पे मिस्र हो जाएंगे, जॉर्डन हो जाएगा। देख लो ये बीच वाला जो एरिया है ये इसराइल का है पूरा, और मिस्र, जॉर्डन हो जाएगा, फिर से सीरिया हो जाएगा, लेबनान हो जाएगा, यहाँ पे गाजा हो जाएगा, है ना। तो ये सारे जो है इसके पड़ोसी देश हो जाएंगे। तो आज का क्लास बस यहीं तक। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।